नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के एक और ऐलान के साथ। और ऐलान ये कि हम ईरान युद्ध छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं आगे बताएंगे आपको। साथ ही साथ ट्रंप ने दुनिया के भर के देशों से कह दिया है कि सुनो, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना हमारे बस की बात नहीं है। जिनको तेल चाहिए खुद जाइए, रास्ता खुलवाइए, अपने हिसाब से काम करिए। और सबसे ज्यादा धमकाया गया है नाटो कंट्रीज को, साफ कहते हुए कि सुनो यार, तुम लोग हमारे साथ युद्ध में नहीं आए, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी धमका रहे हैं कि जब तुम युद्ध में नहीं आए हो तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके लिए खुलवा रहे हैं। तेल हमारे पास भरपूर है, जिसे चाहिए आइए और ले जाइए। हमको तेल बेचकर पैसा कमाना है, हम कमा लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेस क्यों लें और अपने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचवाएं। मतलब ये वो वाली बात है कि भाई साहब, बचपन में अगर कभी आपने मिट्टी के घरों में बनाते हुए देखा हो तो एक उद्यमी बालक आया, आपका घर फोड़कर चला गया। अब आप रोते रहिए, अब आपको बनाना है बनाइए, खेलना आपको जो है वही वाली बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दिक्कत आपकी है, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया आलीशान घर में रहता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने दुनिया को फिर से बता दिया है कि अमेरिका किसी का नहीं होता। यह युद्ध शुरू किया दुनिया को यह कहकर के कि हम दुनिया में शांति लाएंगे, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब यह कह रहे हैं कि हमको जो मकसद था पूरा, वो हमने पूरा कर लिया। पत्रकारों ने पूछ लिया, सर जी मकसद क्या था आपका जो नहीं भूलना था, हमें जरा बताएंगे। तो ट्रंप क्या कहे हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसके साथ साथ ईरान ने जो भी करना है वो अपनी तैयारियां पूरी करके बैठा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये भी तो पैरेलल हूल दिए जा रहा है कि हम जमीन पर उतरेंगे, यूरेनियम लूट कर भाग जाएंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, सब चीजों में। इधर ये धमकाए फिर रहे हैं। इनका कहना है कि करके देखो बेटा, अगर किए तो वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिका की कंपनीज के ठिकाने हैं, फिर चाहे वो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हम उन सबको निशाना बनाएंगे और आज रात 8 बजे से ही काम करना शुरू कर देंगे। तो भैया बात ऐसा है, वॉर गेम चल रहा है और उस वॉर गेम में हर आदमी अपने स्तर की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। आइए सारी बातों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन जरूरी जानकारी जानते हुए। जरूरी जानकारी यह कि इस रविवार होने जा रही है एक वेबिनार, जिसमें सीखेंगे आप हमसे बनाना वाइब कोडिंग से अपने लिए वेबसाइट। ये वेबसाइट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने की है। आप इसे सीखना चाहते हैं, आपके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर आप उसे जाकर क्लिक करिए। वहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन दिया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कई बार ये भर जाती हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो हम आपकी परेशानी के लिए लगातार अपनी टीम को कहे रहे हैं कि भैया कृपया इनको अपडेटेड रखें। आप अपनी जानकारी इसमें डालिए ताकि जब भी इस तरह की अपडेट आए आप तक दे दिए जाएं। और जाते जाते विज्ञापन में एक पॉइंट ये कि भैया सब्सक्राइब का एक बटन है चैनल पर, जिसे दबाने का कोई खर्चा नहीं है। जो भी हमारे सीनियर लोग ये समझते हैं कि इसको दबाने के बाद अंकित के पास हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, सर नहीं जाएगा। और कृपया करके इस नंबर को बढ़ा दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और हमको पूरा प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे आगे चलाएं। चलिए तो खबर को विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया है कि सुनो, जिस बात के लिए मैं आया था ये कहने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जाकर के खाली करा दिया है मैंने, कोई भी जहाज यहां से निकले अमेरिका साथ खड़ा है। अब अमेरिका साथ भी नहीं खड़ा है और हम ये सपना भी छोड़ चुके हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। मतलब साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा कायम रहेगा आज के हिसाब से, ट्रंप के बयान के हिसाब से। यानी ईरान से जिसको बात करनी है कर ले। ईरान के सामने ये छोटू सी जो जगह दिख रही है आपको, ये ओमान के पास है। तो ईरान और ओमान दोनों मिलकर जो डिसाइड करें कर लें साहब। अपन ने तो घर खिंडा दिया। आपको आना है पर्शियन गल्फ से निकालकर पानी में से जहाज लेकर जाना है, ईरान से बात कर लीजिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, हमें मतलब नहीं है। ओके, ये बात इन्होंने पत्रकारों को साफ साफ कहते हुए कहा कि हम अपने सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयारी में हैं। अब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमें इसको खोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। अखबारों को अपने इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा कि साहब, हम लोग आने वाले समय में ईरान में जो परिवर्तन चाहते थे वो होता हुआ देख रहे हैं। इनसे पूछा गया, सर क्या करने गए थे? बोले हम गए थे कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। बोले बहुत बढ़िया सर, न्यूक्लियर बॉम्ब तो ना तो आप अब तक उसको खत्म कर पाए, ना न्यूक्लियर बॉम्ब का मसाला वहां से बाहर निकाल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ईरान को नुकसान नहीं, पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद में इसने एक एक करके आपके सभी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। फाइनली अब आप यहां पर इन सबको मरता गिरता छोड़कर जाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस बीच में ईरान क्या किया? ईरान ने अपनी संसद में एक क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल डाल दिया पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन का कि सुनिए साहब दुनिया वालों, हम टोल वसूलने का विचार कर रहे हैं। किस जगह से? इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अच्छा, क्या ये ईरान कर सकता है? समझिए, जब अमेरिका युद्ध करके उसको इस काम से नहीं रोक पाया, तो जब अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा यहां से, उस समय तो ईरान और ज्यादा धौंस के साथ करेगा। अच्छा, अगर ईरान ऐसा करेगा तो क्या उसका कोई मोरल ग्राउंड है इसके पीछे? अब तक तो नहीं किया था, अब करेगा तो उसका मोरल ग्राउंड यह है कि दुनिया वालों, जब हमारे ऊपर गोले बरस रहे थे, तुम में से कोई देश अमेरिका को रोकने नहीं आया। अब तुम्हें लगता है कि अमेरिका तो पीछे हट गया और तुम हमसे युद्ध करने आओगे और टोल के नाम पर कहोगे कि हम टोल नहीं देंगे, यहां से जाने वाले जितने भी देश हैं वो अपने टोल के बिना जाना चाहते हैं, तो हमसे व्यापारिक रिश्ते रखो, बात कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट कंट्रोल कर कर बैठा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की कंट्रोल करके बैठा है, जिब्राल्टर को कहीं ना कहीं यूके कंट्रोल करता है। तो एक तरह से जल के ये जितने भी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं, इन चोक पॉइंट्स को लेकर के ये लोग अपने अपने हिसाब से बैठ गए हैं। ईरान की तरफ से सरकारी मीडिया इस तरह की चर्चा कर रही है कि ईरान आने वाले समय में जहाज के हिसाब से टोल वसूलेगा। बहुत बढ़िया ट्रंप, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। अब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ट्रेड के लिए उपयोग में ली जा रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आ जा रहे थे, आपने दुनिया को बेहतरीन तोहफा दिया। आपने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान के कंट्रोल में दे दिया। आप फाइनली जीत गए ट्रंप, आप यहां से निकल रहे हैं, आपके उद्देश्य भले ही पूरे हो गए हो। तो साहब एक बात बताइए कि इस युद्ध में जो लोग उतरे थे उनमें से अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला? साहब अमेरिका तो विजेता होकर निकला है। कैसे? क्योंकि अमेरिका को डेथ टू अमेरिका कहने वाला जो आदमी था, अब वो नहीं दिखेगा। खमनेई साहब को इन्होंने मार दिया, उसके बाद के लीडर्स को मार दिया। बोले बहुत बढ़िया। अमेरिका को और फायदा क्या हुआ? फायदा इतना फायदा हुआ कि जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, वेस्ट एशिया के इस खाड़ी में बसे हुए जो देश थे, ये अपना तेल निकालकर दुनिया भर में बेचते थे और अपनी ज्यादा मतलब जो दुनिया को दिखाते थे कि देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी है हमारे पास, दुबई घूमो, जिद्दा घूमो, कतर कतर दोहा घूमो। बोले अब नहीं दिखा पाएंगे और अपना तेल बेचने के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब डिपेंडेंट हो जाएंगे। कीमतें बढ़ जाएंगी तेल की, तो आकर के हमारे तेल को लोग खरीदने आएंगे। अमेरिका भी तेल बेचता है, दुनिया के एक्सपोर्टर्स में टॉप पर खड़ा है। लोग अमेरिका दूर होने की वजह से, अमेरिका का तेल महंगा होने की वजह से नहीं खरीदते थे। क्वालिटी भी थोड़ी लो ग्रेड की अमेरिका के तेल की थी। ऐसे में अब अमेरिका ने दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा दी जी। $105 प्रति बैरल से ऊपर जो तेल चल रहा है, इसमें अमेरिका का बढ़िया खर्चा निकल रहा है। तो साफ साफ इन्होंने दुनिया में जो दिक्कतें पैदा की, उससे अपने तेल को बेचने का माहौल बड़ा खड़िया कर लिया। तो कुल मिलाकर साहब अमेरिका ने अपनी तरफ से दुनिया को 4 संदेश भेजे। ट्रंप के ट्वीट को हम आपके सामने हिंदी में बतिया दे रहे हैं। पहला कि ईंधन अमेरिका से खरीदें, हमारे पास भरपूर मात्रा में है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अमेरिका का इसमें क्या फायदा है? अरे भाई, जब तेल उसके पास है तो बेचने के लिए ही तो है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये गलत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। उसने इतनी मेहनत करी है भाई। अमेरिका ने वेनेजुएला को कब्जे में लिया है, उसका पूरा दुनिया का सबसे बड़ी मात्रा का जो तेल है वो उसके कंट्रोल में है। अब तो बढ़िया बेच करके गोल्ड कमाएगा। मतलब क्रूड ऑयल जो है वो ब्लैक गोल्ड है, मतलब पैसा बहुत है उसमें, तो बढ़िया पैसा कमाएगा। तो ट्रंप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि देखिए, नंबर 1 हमारे पास तेल बहुत है, आइए और खरीदिए। दूसरा नंबर, अपना खुद से साहस जुटाइए स्ट्रेट को खुलवाने में। हम ईरान के खात्मे में शामिल होने से इनकार कर दिए हैं। जो देश हमसे मना कर दिए कि वो साथ नहीं आएंगे, अब खुद जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाकर पैसे निकाल लो। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां नहीं खड़ा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग नहीं खड़े हुए थे। और ईरान का बुनियादी तौर पर सफाया हो चुका है, कठिन काम पूरा हो चुका है। जाओ और अपना तेल खुद ले लो। लो जी साहब, इनने आए, आकर के कूटे, वो अब गुस्सा होकर के नुकसान आसपास के देशों को पहुंचा रहा है, पहुंचाता रहे। मेरा काम हो गया और मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही है अमेरिका की जनता। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी तरफ से भाषणबाजी कर दी। कुल मिलाकर ईरान में बैठे ईरान के कसाई के नाम से जिन्हें ये कहा करते थे कि साहब मैंने तो एक ऐसे आदमी को खत्म किया जिसने पूरी तरह से दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी कर रखी थी, मैंने उसे तो हटा दिया, लेकिन नई दिक्कत है। ठीक है साहब, ओके। इसके बाद ट्रंप यही नहीं रुके, इन्होंने फ्रांस को भला बुरा कहा फ्रांस वालों, तुमने अपने हवाई क्षेत्र को हमें यूज करने से रोका, तुमने अपनी तरफ से हमारे जहाज जो जा रहे थे उन्हें जाने से रोका,
याद रखेंगे तुम अमेरिका का साथ नहीं दिए थे। ट्रंप बहुत बोले हैं साहब। ट्रंप ने कहा कि याद रखा जाएगा, फ्रांस जो हमारे जहाज जा रहे थे, कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट प्लेन हेडेड टू इजराइल loaded up with military supply fly over French territory. France has been very unhelpful with respect to the butcher of Iran, who has been successfully eliminated. The USA will remember. ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता खरा खरा कि बेटा तुम हमारा साथ नहीं दिए थे। बिल्कुल गले के अंदर होने वाले, जो बच्चों के अंदर होने वाले झगड़े हैं, वैसी ट्रंप फीलिंग दे रहे हैं कि सुनो ये फ्रांस वालों, तुम हमारा साथ नहीं दिए ना, याद रखेंगे, सब देख लिया जाएगा। अच्छा, इसी बीच में इनका देखना और जेट फ्यूल का भाव बढ़ जाना, ये अलग एक एंगल है, उसको कभी हम और डिटेल में डिकोड करेंगे। फ्रांसीसी लोग निकल कर आए कि साहब हमने तो मना ही नहीं किया, आपको हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, फ्रांस ने मना नहीं किया होगा? असल में यूरोप इन दिनों एक अलग चाल चल रहा है। यूरोप के दो देश, स्पेन और इटली, साफ साफ अमेरिका को मना कर दिए हैं कि आप अपने जहाजों को, अब देखो ऐसे समझो, अगर पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी में ईरान पर गोला गिराना है तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म होने का प्रमाण देखिए। सबसे पहले इन पश्चिम एशिया के देशों ने, जो खाड़ी में फंसे हुए देश हैं, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, इन सब ने पहले अमेरिका को मना किया कि साहब आप हमारे यहां से गोला नहीं चलाएंगे। पहला प्रभाव खत्म। दूसरा, डियागो गार्सिया, इंडियन ओशियन के अंदर बसी हुई वो जगह जहां पर अमेरिकी जहाज खड़े रहते हैं, यूके ने मना किया, आप यहां से ईरान पर बम नहीं चलाएंगे। ओके, बचा कौन? इजराइल। इजराइल के पास जॉर्डन। इजराइल में और पानी के अंदर इन्होंने अपना अब्राहम लिंकन खड़ा किया, उधर केराल आर फोर्ड खड़ा किया, बोले यहां से फाइटर जेट जाएंगे, बम चला के आएंगे, बोले बहुत बढ़िया। लेकिन इजराइल तक भी तो जहाज भेजना पड़ेगा। अच्छा, फाइटर जेट्स बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, या तो उनको रिफ्यूल करना पड़ता है, और चूंकि फाइटर जेट कंफर्टेबल चीजें नहीं है, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक फाइटर जेट अगर उड़ करके अमेरिका से चल के ईरान पर गोला गिराने आ रहा है और उसको 2-4 घंटे अगर चलना पड़ गया, तो कॉकपिट में बैठा आदमी जो है ना, आपने हवाई जहाज की अगर यात्रा की हो तो जहाज का जो पायलट है वो भी खड़ा होकर के थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है। फाइटर जेट्स तो युद्ध के लिए ही बने हैं, और एकदम बिल्कुल ऐसे कि बस अब रेसर कार की तरह जाना है, एकदम अटेंशन में जाना है, तो इनको समय समय पर रुककर रिफ्यूलिंग, सर्विसिंग, ये सब देनी होती है। भारत भी जब फ्रांस से चलकर राफेल आए थे तो उन्हें रोका गया था और उन्हें यूएई के अंदर रोक करके सर्विस किया गया था कि बैठो भाई, थोड़ा सा इंतजार करो, फिर उड़ के जाना। फाइटर जेट्स को लंबा नहीं उड़ाया जाता क्योंकि तेज बहुत चल रहे हैं, मतलब आप तेज गति से चलती हुई गाड़ी है, भले ही उसको दूरी तय करनी है, लेकिन उसको दिक्कतें भी काफी सारी आएंगी, ऐसे समझिए। अब क्या हुआ, इन देशों ने कहा कि हम आपके जहाज जो ऊपर से हमारे उड़ के जा रहे हैं, उड़ेंगे यूरोप से ही। मतलब आप अगर हम नक्शा उठाकर देखेंगे तो अमेरिका से आपको पहुंचना है इजराइल, तो हमला करने के लिए यूरोप को क्रॉस करना है। यूरोप के अंदर देश हैं, इटली है, स्पेन है, ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के किनारे बने हुए देश हैं। इन सबको अपनी लोकेशन का महत्व पता है कि अमेरिकी जहाज हम पर से निकल कर जाएंगे, तो ये रुकने की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है कि नाटो कंट्रीज में ये जो जितने भी यूरोपियन देश हैं, इन देशों में लगभग 30 से अधिक ऐसे बेसेस हैं जहां अमेरिकी सैनिक टिके हैं। तो इन देशों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम आपके जहाज को उतरने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले हम अपनी जमीन का उपयोग युद्ध में नहीं होने देंगे। स्पेन जैसा देश जो कि पिग्स कंट्रीज में शामिल होता है, माना जाता है कि अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, ये साफ साफ इनकार कर दिए कि नहीं अमेरिका वालों, हम तुमको युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, मतलब अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भाई साहब, यूएस की मिलिट्री बेस बनाकर बैठी, जैसे डियागो गार्सिया में, जैसे पश्चिम एशिया के देशों में, जैसे यूरोप के इन देशों में, यूज नहीं कर पाई। यह काम अब फ्रांस भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका को बड़ा दुख हुआ। ये दुख हुआ, इससे ये बच्चा रूस गया, और रूस करके भाई साहब इन्होंने बहुत भला बुरा कहा। जैसे इनसे पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि सर आप बताइए युद्ध कब खत्म हो रहा है? इनने कहा मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हम वहां से निकल जाएंगे भाई, 2-3 हफ्ते में हम वहां से निकल जाएंगे। ओके, 2-3 हफ्ते में आप निकल जाएंगे। रिपोर्टर नहीं रुके। इन्होंने पूछा कि देखिए वैसे तो ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है, हमने ईरान को इतना पीछे पछाड़ दिया कि वो स्टोन एज में चला गया है, हम भी 2-3 हफ्ते में वहां से बाहर आ जाएंगे। ट्रंप ने कहा जब when they are ready, maybe in a long time from now, able to develop a nuclear weapon, you will have a president like me who will go there and will knock the hell out of them again. और हमने उनको इतना पीछे धकेल दिया है कि अब वो अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं रख पाएंगे, और अगर कभी मान लो कि उन्होंने फिर से डेवलप किया और कोई मेरा जैसा राष्ट्रपति फिर आया, तो उनको फिर ठोक कर आएगा और उन्हें नरक के द्वार में टिका देगा। ओके सर। अच्छा, तो अब ऐसे के अंदर इनसे फिर पूछा गया, एक और डायलॉग इन्होंने मार दिया। इन्होंने कहा कि अब तो यह हालत है कि ईरान वाले अमेरिका को मार भी नहीं रहे हैं, मतलब उनके गोले भी हम पर नहीं चल रहे हैं, हमने उनको इतना ज्यादा तोड़ दिया है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ।
असल में क्या है कि ट्रंप ने अपने सामने एक आभासी दुनिया बना ली है। उन्हें ऐसा लगता है वो जो बोल रहे हैं यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। दुनिया के पास इंफॉर्मेशन का स्रोत चूंकि ट्रंप है, तो ऐसे में ट्रंप ने जो कह दिया दुनिया उसको मान लेगी। ट्रंप ने बिल्कुल वैसे ही कहा कि अमेरिका पर तो वो लोग हमला भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हमने ईरान की कर दी है। यह बात अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य कैसे है? अमेरिका पर हमला नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि अमेरिका का जो देश है, जहां जमीन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, वहां निश्चित ही ईरान का हमला नहीं होता। लेकिन अमेरिका ने दुनिया भर के अंदर, जहां भर में लगभग 250 से अधिक जहां जहां बेस बनाए हुए हैं अपने, उन बेसिस को तो टारगेट किया जा रहा है। उसे कैसे लेंगे? जैसे ट्रंप जब ये बात बोले तो गलतफहमी दूर करने के लिए ही अमेरिकी एक बेस के ऊपर एक स्ट्राइक, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर ही एक यूएस ट्रुप जहां पर थी वहां पर आकर मिसाइल गिरती है तुरंत कि सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आपके बेसिस को निशाना बना रहे हैं। लोगों ने तुरंत निकाल निकाल के दिखाया कि सर ये अवाक आप ही का था ना जो अभी सऊदी अरब के अंदर बैठा था और फोड़ दिया गया। लोगों ने सेंटकॉम पर हुए हमले, सब जगह पर हुए अमेरिका के ठिकानों पर हमले, इनकी एम्बेसीज पर हुए हमले दिखाए कि सर हो तो रहा था, पर ठीक है आपको अर्ध सत्य पता है कि अमेरिका पर हमला नहीं हो रहा, बाहर तो लोगों का घर है, फूटने दो। ओके। इसके बाद में इनसे पूछा गया कि सर आप करने क्या गए थे, मतलब आपका रियल गोल क्या था, मतलब आप वहां पर हमला करने गए थे तो हमला करके करना क्या चाहते थे? सत्ता परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्टर्स का साथ देने की जो बात कही थी, जिसमें इन्होंने कहा था हेल्प आ रही है, तो उसमें था क्या कि देखो जो ये कट्टरपंथियों की सरकारें चल रही हैं, सुप्रीम लीडर जो सत्ता चला रहे हैं, ये हटाओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ, महिलाएं अब बुर्के के बिना घूमेंगी, बिल्कुल खुलेपन में ईरान के लोग जिएंगे, यही सपने दिखाए थे। इनसे पूछा गया सर वो आपने कहा था कि यहां पर रेजिम चेंज करने जा रहे हैं, क्या हुआ? बोले वो कभी हमारा गोल था ही नहीं। तो बोले हमारा गोल तो था कि इनके यहां पर न्यूक्लियर वेपन ना बने। सर ना तो पहले किसी ने न्यूक्लियर वेपन देखे और ना अब तक किसी ने देखे, आपने उनको फोड़ा ये कहकर के कि अब न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे। ऐसा आपने पिछले साल 2025 में भी सितंबर में कहा था कि B2 बॉम्बर ने इस्फहान में, नातांज में वहां गोले चलाए हैं कि अब ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे। ठीक है ट्रंप आप कह रहे हैं तो हम ये भी बात मान ही लेते हैं। पत्रकारों ने फिर सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए कि क्या आपसे ईरान ने कोई डील करने की बात की है क्या? बोले नहीं, ईरान को अब हमसे डील करने की जरूरत नहीं है। ओके। सर ईरानियन गवर्नमेंट ने हाल ही में धमकी दी है कि वो पश्चिम एशिया में जहां जहां पर अमेरिकी कंपनी है उनका निशाना बनाएंगे। इन्होंने कहा तो ठीक है, किससे बनाएंगे? उनके पास तो इतना मिसाइल हमला सिस्टम भी नहीं है। मतलब ये इतने इग्नोरेंट थे कि इन्हें वो देश बर्बाद भी हो जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। इनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा देखिए उसे छोड़कर हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं, वी विल बी लीविंग वेरी सून, वी हैव नथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसमें क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नो मिलिट्री, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं करता। उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है कि वो लूज कर रहे हैं। दे आर बैगिंग टू मेक ए डील, और वो हमसे डील करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि मिन्नत है कि आप हमसे डील कर लीजिए। बोले वाह ट्रंप वाह। बोले सर एक बात बताइए कि आपका तेल की कीमतों को नीचे लाने का प्लान क्या है? बोले देखिए जो मैं कर सकता था वो यही है कि मैं ईरान छोड़ देता हूं। अब जब मैं ईरान छोड़ रहा हूं तो बाकी साहब आप अपना देख लें, चाहे कंपनियां फूटें टूटें, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो परेशान हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम वहां से निकल रहे हैं। अब जो लोग हमको धमकाते थे वो धमकाने वाले ही मर गए तो हमला क्या करेंगे? तो साहब अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई में स्टेट ऑफ हॉर्मुज छोड़कर आ जाएंगे? क्या ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे? और ऐसी स्थिति में जहां दुनिया को इन्होंने फंसा दिया है कि अब तेल लेने के लिए देशों को अपनी तरफ से ईरान के साथ सेटिंग करनी होगी, बातचीत करनी होगी, डिप्लोमेसी करनी होगी, क्या अमेरिका वाकई में दुनिया को इस स्थिति तक ले जाना चाहता था? तो इसको थोड़ा सा और पीछे जाकर अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो समझ पाएंगे कि अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से ऑयल कंपनीज की जो फंडिंग है वो सीधा सीधा अब ट्रंप के इरादों में दिखाई देती है। आप समझिए कि जब इलेक्शन कैंपेन था तो बिगेस्ट फंडर्स में वहां के ऑयल कंपनीज के स्टेक थे, उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो उन कंपनीज को लाभ कैसे पहुंचाया जाए? सबसे पहले वेनेजुएला लाकर दिया गया कि मादुरो को हटा दिया है, वेनेजुएला में ऑयल कंपनीज जाएं और जाकर के वहां का तेल एक्सट्रैक्शन का प्रयास करें, तेल निकालें वहां से और उस तेल को दुनिया में बेचें। अब दुनिया में बेचकर लाभ कैसे कमाया जाए? तो डिमांड पैदा की जाए। डिमांड कैसे पैदा हो सकती है? बोले रूस पर लगा दो सैंक्शन ताकि वो तेल ना बेचे। दूसरा, बचे रह गए ये सारे खाड़ी देश जहां से तेल निकलता है, सऊदी अरब से, कतर से, इन सब से। बोले इसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारा मामला
फैला दो। फैल गया साहब मामला, तेल निकलने में दिक्कतें आना शुरू हो गई, दुनिया में डिमांड बहुत ज्यादा पैदा हो गई। डिमांड पैदा हो गई तो एकमात्र जिसके जहाज को ईरान भी निशाना नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, दैट इज अमेरिका। अमेरिका के तेल को निकालकर अमेरिका अपने तेल को दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, चाइना, जिसको भी बेचना है सबको बेचने की स्थिति में आ गया। कुल मिलाकर ट्रंप ने इस युद्ध से क्या कुछ अचीव किया? बिल्कुल। आपने पहले दुनिया को, ये वो वाली बात है कि मैं जब किसी से कंपटीशन करूं तो या तो मैं मेरी लाइन बड़ी करूं या दूसरे की लाइन को छोटा कर दूं, तो भी तो मेरी लाइन बड़ी हो सकती है। इन्होंने दोनों ही काम किए। इन्होंने पहले यूएन का, जो यूएन के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर एग्रीमेंट जो शामिल हुआ था, उससे खुद को बाहर निकाला। बोले मैं इसमें चक्कर में नहीं पड़ता, यूएनएफसीसी का मैं क्यों मानूं, पेरिस क्लाइमेट डील से मैं बाहर निकलता हूं। प्रदूषण खूब फैलाएंगे, प्रदूषण फैलाने के लिए पेट्रोल डीजल बेचेंगे, पर पेट्रोल डीजल मैं बेचूंगा तो ये तो सब बेचते हैं। बोले ठीक है, पहले रशिया पर प्रतिबंध लगाओ, तुम नहीं बेचोगे, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के हालात खराब कर दो, वो तेल नहीं बेच पाएंगे, उधर वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लो, उसका तेल भी हम ही बेचेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े, मतलब आप समझिए कि पूंजीपति और एक बहुत बड़े उद्योगपति और एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अमेरिका ने डिमांड भी खुद, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से कच्चा माल ले जाकर पका माल बनाकर ब्रिटिशर्स भारत में भेजते थे और हमको गरीब बनाया, ऐसे आने वाले समय में ट्रंप की इस थ्योरी को पढ़ा जाएगा कि ट्रंप ने पहले माहौल बनाया, माहौल बना करके कि लो सब फोड़ ताड़ दिया है, अब मेरा माल बिकेगा, बढ़िया पैसे कमाएंगे। ठीक है साहब, हो गया। तो ट्रंप ने कुल मिलाकर के अपनी तरफ से यह कह दिया। अब लेकिन सवाल वहीं खड़ा है साहब, ऐसे तो फिर सब लोग बात कर लेंगे, ईरान से बातचीत हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी तो सब धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ट्रंप के कारण ही तो हो सकता है ईरान नहीं खोल रहा हो, बाकी देशों के प्रभाव में खोल दे। तो इसके पीछे का तथ्य समझते हैं। देखो, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था कि मैं 48 घंटे में इनके पावर प्लांट पर हमला कर दूंगा। नहीं किए, क्योंकि ईरान धमका दिया कि हम आपके पैरेलल जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं उन पर हमला कर देंगे। खुद ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर कर रहा हूं, 23 मार्च को किया। 23 मार्च के बाद में 27 मार्च को फिर आए कि मैं 10 दिन का सीज फायर कर रहा हूं, लेकिन सीज फायर हुआ नहीं। मतलब अमेरिका ने उस पूरे सीज फायर की कहानी को एक मजाक के रूप में रखा। अमेरिका ने इस्फहान पर हमला कल किया, वो मैंने आपको दिखाया। यानी एक तरफ से सीज फायर चल रहा है और दूसरी तरफ हमले चल रहे हैं। इसका मतलब इनकी बातों में कुछ भी तर्क नहीं है। युद्ध के अंदर अगर ये शांति की बात कर रहे हैं तो शांति के बाद भी युद्ध होता रहेगा, इसके बारे में आप ट्रंप को ले सकते हैं। तो फिर बोले ये तो पागलपन है। तो भाई मैंने इसीलिए तो आपको 2 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें लिखा था कि पगला गए हैं ट्रंप, और हमने एक मैडमैन थ्योरी बताई थी कि ट्रंप ये दोहरी चाल चलते हैं सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए। भाई वो युद्ध रोक भी रहा है कि मार भी रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इस बात को। लेकिन अगर करेक्ट तरीके से समझना है तो मार्को रूबियो के बयान को देखकर समझ सकते हैं। मार्को रूबियो से भी सेम सवाल किए गए, जो कि इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी बने घूमते हैं। पीटर हेगसेथ रक्षा मंत्री हैं, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री और विदेश मंत्री की तरीके से रहते हैं। इनसे पूछा गया कि साहब ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? बोले हाँ हाँ, हम जिस काम के लिए गए थे हमने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइल फैक्ट्री खत्म कर दी। बोले रेजिम चेंज? बोले वो उद्देश्य नहीं था, पलट गए। ये वो वाली बात है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है आईएएस बनने के लिए। बोले नहीं नहीं, मेरे को तो टीचर बनना था, मैं तो पढ़ी इसलिए रहा था, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ लिख कर मैं एक दिन बढ़िया शिक्षक बनूंगा। तो साहब एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इन्होंने अपने आप को जिस भूमिका में है उसी को सही से मान लिया। इन्होंने कहा कि अगर गलती से ऐसा है कि कल को ईरान कहता है कि मैं पड़ोसियों के कमजोर केंद्रों को निशाना बनाऊंगा तो अमेरिका ध्यान रख लेगा। कुल मिलाकर के अब ये पूरी तरह से परेशान इस बात को लेकर हो रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन दुनिया हमारे काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। लोग जितने भी हैं वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। इनसे किसी आप ही की तरह लोगों में से सवाल उठ गया कि सरकार एक बात बताइए। अच्छा, अमेरिकियों की एक खासियत यह है कि सवालों का जवाब देने से नहीं हटते। आप जो पूछोगे जवाब दे देंगे, इन्हें फर्क नहीं है। जैसे कई जगह आपके दिमाग में एक पिक्चर रहती है ना कि यार ये तो हम अपने राजनेताओं से पूछ ही नहीं सकते, इनसे आप जो चाहो पूछ लो। इनसे पूछा, वो भैया वो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वालों के बारे में क्या ख्याल? बोले वो अच्छा आदमी है। ईरान बेकार आदमी। बोले वो अच्छा आदमी कैसे? बोले उसके पास न्यूक्लियर बम भी है, उसके बावजूद कभी उसने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद नहीं किया। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कभी नहीं किया। ईरान वाले करते थे, इसलिए पनिशमेंट पाए। तो भाई आप आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अमेरिका की नजर में न्यूक्लियर बम रखने वाले भी अच्छे हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के दिन बढ़िया चलकर आ गए। खैर, किम जोंग इनके बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में जो भी इनके स्टेटमेंट रहे हों, कुल मिलाकर ये अपनी पूरी ईरान की प्रक्रिया को अपनी सफलता के रूप में बताते हैं। ओके, इसके बाद में आगे की क्या कहानी है? आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कल हमने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि वो युद्ध में अपने सैनिक उतारेगा। क्या वाकई में उतारेगा? देखो क्या है ना जी, आज रात को
मतलब टाइम दिया है कैरोलिना लेविट ने कि 9 बजे ट्रंप देश को संबोधित करेंगे। अब क्या संबोधित करेंगे अमेरिका को, यह सुनना होगा। अमेरिका के समय के हिसाब से सुबह 6 बजे होगा कल के दिन, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। उस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं वो। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अगर गलती से जमीन पर उतरने की तैयारी करता है कि मैं जाऊंगा और वहां से मतलब यूरेनियम चुरा कर ले आऊंगा, जमीनी वॉर छेड़ दूंगा बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह, तो उस पर इनकी प्रतिक्रिया ईरान वालों की आना शुरू हो गई है। ईरान वालों ने साफ कह दिया है कि सर अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल है कि आप आएंगे, हम पर हमला करेंगे और हमारे संसाधनों को लेकर चले जाएंगे, तो तय रहिएगा कि आपके पश्चिम एशिया में जितने भी कंपनीज के ठिकाने हैं, एचपी का, गूगल का, लेनोवो का, जितने भी हैं, हम उन सबको निशाना बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपडेट में कि सर वो पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता की थी उसका क्या हुआ। आपको याद होगा हमने कल भी आपको यह सेशन में जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के लिए बेगानी शादी, अब्दुल्ला दलाल हमने कहानी सुनाई थी, याद है? कल के सेशन को अगर आप चेक करेंगे उसमें मैंने एक पॉइंट रेज किया था। मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका वैसे ही कर रहा है जैसे रिचर्ड निक्सन ने किया था पाकिस्तान का इस्तेमाल। रिचर्ड निक्सन ने किसिंगर को भेज करके कहा था पाकिस्तानियों से कि हमारे रिश्ते चाइना से बहाल कराओ, याद आया? अब एग्जैक्टली वही हुआ पाकिस्तान के अंदर 2 दिन पहले 29 और 30 मार्च के दिन, जब आपने सुना था कि यहां पर मिस्र से, सऊदी से, तुर्की से विदेश मंत्री आए थे बातचीत करने के लिए, तो मैंने आपसे यह कहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना जाएगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहले भी अमेरिका जिन चीजों को नहीं कर पाता फिर वो चाइना को लेकर आता है। तो देख लो यही हुआ। आज का अपडेट यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिन्होंने इन सबसे बातचीत की थी, इशाक डार, अमेरिका के इशारे पर चाइना पहुंच चुके हैं। वांग वी से, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात किए हैं। मुलाकात के पॉइंट जो निकल कर आए वो 5 सूत्रीय पॉइंट के रूप में दुनिया के सामने रखे गए और उनके अंदर यही वाली बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है और अंतरराष्ट्रीय शांति लेकर आना है। मतलब ट्रंप जो खुद नहीं कर पा रहे, अब उन्हें चाइना की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि ईरान से $400 बिलियन का तेल खरीदने का चाइना ने एग्रीमेंट किया हुआ है। ऐसे में अगर ईरान टोल लगाने निकल पड़े तो चाइना के बहाने ईरान को मजबूती देने का हो सकता है एक ऐसा प्लान लाया जाए जिसमें ईरान को दुनिया भर के देश कहें कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम उसके लिए तुम्हारे को मदद दे देते हैं। ये इन 5 सूत्री कार्यक्रमों के अंदर यह बात कही गई है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज को ध्यान में रखते हुए, पीस टॉक को बढ़ाते हुए आगे चलना होगा और तय किया जाएगा कि कैसे ईरान की सॉवरेनिटी की सुरक्षा की जा सके और जो लोग यहां पर फंसे हैं उनकी मदद की जा सके। साथ ही साथ में यूएन के नेतृत्व के अंदर कैसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्रोग्राम को लाया जा सके। अर्थात जो जिसको बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, अब यूएन भी आएगा, चाइना भी आएगा, दुनिया भर के देश रास्ता निकालेंगे कि ईरान को शांत किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। और उसके साथ बातचीत के लिए अमेरिका ने बैकडोर चैनल से पाकिस्तान का फिर से इस्तेमाल किया और चाइना को पिक्चर में घुसा लिया, क्योंकि डायरेक्ट चाइना के साथ बातचीत कर नहीं पा रहे थे। कुल मिलाकर के अब ईरान की चेतावनी अपनी जगह है। अरागची ने साफ कहा है युद्ध हमने शुरू नहीं किया था, अब आप आए हो तो जमीन पर आपका स्वागत रहेगा, हम 6 महीने तक युद्ध लड़ने की तैयारी में हैं। खैर, अब जो भी अपडेट है वो मैं आपको दे चुका। अब आज जो है ना, इस तरह की चर्चाएं हैं कि सुबह 9 बजे, मतलब ये कल, मतलब 1 अप्रैल के दिन इन्होंने खबर डाली है कि साहब टुमारो नाइट 9 PM प्रेसिडेंट ट्रंप विल गिव एन एड्रेस टू नेशन। तो ऐसे में जब ये इंपॉर्टेंट अपडेट देने की बात कैरोलिना लेविट कर रही हैं तो दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। आप और हम भी कयास लगाएंगे। अगला वीडियो मैं उसके लिए लेकर आ रहा हूं, थोड़ी देर में आपको मिलेगा इसी चैनल पर, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुझे अपडेट देने हैं, वर्ल्ड के अपडेट देने हैं, भारत के अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अपडेट देने हैं, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से युद्ध का और असर बदलता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा वीडियो बन गया है। तो हम अगले वीडियो में आपके सामने सेशन को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और बाकी जाकर के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप वेबिनार के माध्यम से फ्री में अपनी वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं वाइब कोडिंग से। धन्यवाद।